Assalamu alaikum students. Good morning. I am going to share the screen. In the previous lectures, we have studied the concept of aggregate demand, determinants of aggregate demand, why aggregate demand curve is negatively sloped. Furthermore, we have also studied the concept of aggregate supply. We have studied the three shapes of aggregate supply, that is in the immediate short-term period, in the short-term period, and in the long-run period. We have also studied the determinants of aggregate supply, and furthermore, we have also studied the equilibrium with the help of aggregate demand and aggregate supply. We have also studied some changes in the equilibrium. Today, we move further and extend the previous lecture. अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई में गैप आता है, डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होती हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं. वन ऑफ द मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज इन्फ्लेशन, जो कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो है वो क्रिएट होता है. सो इन्फ्लेशन इज द कॉमन प्रॉब्लम थ्रू आउट द कंट्रीज. तो आज हम इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है, इसको मेजर कैसे किया जाता है, उसकी टाइप्स क्या हैं. Rise in the overall price level is called inflation, or rise in the general price level is called inflation. Or you can say that when too much money chases very few goods. This is a situation when too much money chases very few goods. आपको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं बहुत थोड़ी चीज़ें परचेज करने के लिए. करंट सिचुएशन में भी यही सेम सिनेरियो चल रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा है, मतलब राइज इन द जनरल प्राइस लेवल, कीमतें बढ़ रही हैं तेजी से. सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. ये जो जनरल प्राइस लेवल है, ये इट डजंट मीन कि ये किसी एक कमोडिटी का प्राइस लेवल है या इंडिविजुअल प्राइस लेवल है. ये ओवरऑल इकोनॉमी का प्राइस लेवल है. इट इज अ जनरल प्राइस लेवल. Now question arises here is that how we can measure the concept of inflation. Inflation can be measured by consumer index. समझा ली ना इन्होंने, बार बार ना खोजो, चुप करो, कर छड़ने. बेटे माइक अपना ऑफ कर ले. Consumer price index is used to measure the concept of inflation. Consumer price index basically compares the basket of goods and services, compares the prices of some basket of goods and services in the current year relative to the prices of same basket of goods and services in the previous year. CPI बेसिकली करता क्या है कि वो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस को का इंडेक्स जनरेट करता है और उनकी प्राइसेस को करंट ईयर प्राइसेस को प्रीवियस ईयर प्राइसेस के साथ कंपेयर करता है. और जितना प्राइसेस में इजाफा होता है, प्राइसेस का ग्रोथ रेट होता है, वो निकाल के देता है. हम उसको कहते हैं कि दिस इज इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दिस इज इन्फ्लेशन. सो रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय करंट ईयर प्राइस इंडेक्स माइनस प्रीवियस ईयर प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100. इससे हट के, इस फॉर्मूला से, इस टॉपिक से हट के, किसी भी चीज़ का जब ग्रोथ रेट निकालना हो तो यही फार्मूला यूज होता है. करंट ईयर वैल्यू माइनस प्रीवियस ईयर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100. फॉर एग्जांपल हमने जीडीपी ग्रोथ रेट निकालना है
तो करंट ईयर जीडीपी माइनस प्रीवियस ईयर जीडीपी डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरीके से किसी भी चीज का ग्रोथ रेट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। यहाँ पे जो है वो प्राइसेस का ग्रोथ रेट इस तरीके से निकला हुआ है, करंट ईयर प्राइस इंडेक्स माइनस प्रीवियस ईयर प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरीके से जो है हम इन्फ्लेशन को मेजर कर सकते हैं। पी टी माइनस 1 डिवाइडेड बाय पी टी माइनस 1। पी stands for current year price index and PT minus 1 stands for previous year price index. So consumer price index compares the prices of some basket of goods and services in the current year relative to the prices of same basket of goods and services in the previous year. There are two major types of inflation. First one is demand pull inflation, which is aggregate demand side inflation, and second one is cost push inflation, which is also named as the aggregate supply side inflation. डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज जनरेटेड ड्यू टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड, which cause increase in real GDP and price level as well. डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो एग्रीगेट डिमांड के बढ़ जाने की वजह से प्रोड्यूस होता है। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी किसी भी फैक्टर की वजह से, तो एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, जिससे प्राइस लेवल में भी इजाफा हो जाएगा, रियल जीडीपी में भी इजाफा हो जाएगा। क्योंकि प्राइस लेवल में इजाफा हुआ है, सो दिस इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। Please see on your screen. Demand pull inflation is generated due to increase in aggregate demand. As a result of increase in aggregate demand curve will shift to the rightward. आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है। किसी भी फैक्टर, किसी भी डिटर्मिनेंट की वजह से अगर एग्रीगेट डिमांड में इजाफा होता है और एग्रीगेट सप्लाई वही रहती है, और अगर एग्रीगेट सप्लाई वही रहती है, एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हो जाता है, तो एग्रीगेट डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, प्राइस लेवल में इजाफा हो जाएगा, रियल जीडीपी में इजाफा हो जाएगा। तो चूंकि प्राइस लेवल में इजाफा हो गया है, ये जो वाई एक्सिस पे है, ये जब हमने एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बनाया था तो मैंने बताया था कि ये ओवरऑल प्राइस लेवल है, ये किसी एक कमोडिटी का प्राइस लेवल नहीं है, ये ओवरऑल प्राइस लेवल है। और एक्स एक्सिस पे जो है वो ओवरऑल आउटपुट है, मतलब रियल जीडीपी है। तो जब एग्रीगेट डिमांड में इजाफा होगा, एग्रीगेट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइटवर्ड। एज अ रिजल्ट प्राइस विल इंक्रीज एंड जीडीपी विल आल्सो इंक्रीज। क्योंकि प्राइस लेवल में इजाफा हो गया एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने की वजह से, दिस इज नेम्ड एज अ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। Second type of inflation is cost push inflation. Cost push inflation is generated due to increase in the cost of production. As a result of increase in the cost of production, aggregate supply decreases and aggregate supply curve will shift to the leftward, which cause decrease in real GDP and increase in the country's price level. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है बेसिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ जाने की वजह से होता है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी, एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। एग्रीगेट सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। जब एग्रीगेट सप्लाई कर्व आपका लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, तो उसके नतीजा में प्राइस लेवल में इजाफा हो जाएगा, रियल जीडीपी में कमी आ जाएगी। हम इसको डायग्राम के जरिए वेरीफाई कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज जनरेटेड ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा होगा
जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा होगा, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द लेफ्टवर्ड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ जाने से एग्रीगेट सप्लाई में कमी आ जाएगी, एंड एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। जब एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड, तो उसके नतीजा में आप देख सकते हैं, अगर एग्रीगेट डिमांड वही रहती है तो प्राइस लेवल में इजाफा हो जाएगा, जबकि रियल जीडीपी में कमी आ जाएगी, क्योंकि प्राइस लेवल में इजाफा हो गया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ जाने की वजह से, एग्रीगेट सप्लाई के कम हो जाने की वजह से। दिस इज नेम्ड एज अ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और आप कंपेयर कर सकते थे प्रीवियस डिमांड पुल इन्फ्लेशन से कि उसमें रियल जीडीपी भी बढ़ रही थी, प्राइस भी बढ़ रही थी, तो कुछ हद तक सर्वाइवल नजर आ रहा था। लेकिन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन उससे ज्यादा मतलब सीवियर कंडीशन नजर आती है कि इसमें प्राइस लेवल तो बढ़ रहा है लेकिन रियल जीडीपी में कमी आ रही है। सो दिस इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकता है। Other types of inflation: stagflation and hyperflation. Stagflation basically is a situation that is generated due to cost push inflation. स्टैगफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के नतीजे में जनरेट होती है। जब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है तो आपने देखा था कि प्राइस लेवल बढ़ रहा है और आउटपुट रियल जीडीपी कम हो रही है। दिस सिचुएशन इज आल्सो नेम्ड एज स्टैगफ्लेशन। So you can define the stagflation as increasing prices and reducing output is called stagflation. Increasing prices and reducing output is called stagflation. प्राइस लेवल का बढ़ जाना और रियल जीडीपी का कम हो जाना एक ही वक्त में, ये स्टैगफ्लेशन कहलाता है। या आपको इसको एक और वे में डिफाइन कर सकते हैं, increasing prices and increasing unemployment is called stagflation. प्राइस लेवल का और अनएम्प्लॉयमेंट का एक साथ बढ़ जाना ये भी स्टैगफ्लेशन कहलाता है। क्योंकि दूसरी डेफिनेशन जो पहले वाली हमने की थी वो था प्राइस लेवल का बढ़ जाना, जीडीपी का कम हो जाना। तो ऑब्वियसली जब जीडीपी कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा ही होगा। जीडीपी कम होने का मतलब है प्रोडक्शन कम हुई है, प्रोडक्शन कम होने का मतलब है कि आपके रिसोर्स अनएम्प्लॉयड हुए हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा हुआ है। तो स्टैगफ्लेशन को आप दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट वे है इंक्रीजिंग प्राइसेस एंड रिड्यूसिंग आउटपुट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन, एंड सेकंड वे इज दैट increasing prices and increasing unemployment is called stagflation. Hopefully ये concept clear हुआ होगा। Next is hyperinflation. Hyperinflation is a situation when overall price level rises at 100%, 200% rate on daily basis. This situation is called hyperinflation. सर हाइपर इन्फ्लेशन एक दफा दोबारा रिपीट कर दे। Okay. Hyperinflation is a situation when general price level or overall price level rises at 100%, 200% rate on daily basis. This situation is called hyperinflation. For example, अगर आप प्रीवियस डेज में वेनेजुएला की सिचुएशन निकालें, वेनेजुएला एक कंट्री है, वेनेजुएला की सिचुएशन निकाल कर देखें और तो वहां पे हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन थी। कीमतें जो है वो 1000 टाइम जो है वो डेली बढ़ रही थी। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि प्रीवियस डेज में जो वेनेजुएला में इन्फ्लेशन रेट रहा है तो वो आप देखिएगा तो वो 1000% में होगा, 1000 से भी ज्यादा शायद। तो इतनी तेजी से कीमतें बढ़ रही थी। उसके अलावा आप अगर उससे पहले सिचुएशन देखें, जिम्बाब्वे भी ये चीज फेस कर चुका है। उसके अलावा जैसे आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार सारा ब्लेम जो है वो जर्मनी पे गया था। जर्मनी
को बहुत ज़्यादा डेट हो गए थे, तो उन्होंने डेट को रीपे करने के लिए बहुत ज़्यादा करेंसी नोट इशू कर लिए थे एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से उनकी करेंसी की वैल्यू इतनी डाउन हो गई थी कि वहां पे भी हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन हो गई थी। एक ब्रेड परचेज करने के लिए आपको मिलियंस ऑफ रुपीस चाहिए होते थे। सो ऐसा पॉसिबल है, बैड कंडीशन है बहुत ज्यादा। सो व्हेन प्राइस लेवल इंक्रीजेस एट अ 100% 200% रेट ऑन डेली बेसिस, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट इज हु इज हर्ट बाय इन्फ्लेशन। कंज्यूमर ऑब्वियसली सबसे ज्यादा हर्ट होता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन है आपके सामने। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड इनकम रिसीवर और सैलरीड पर्सन। जिनकी इनकम फिक्स है, सैलरी है, वो ज्यादा हर्ट होते हैं इन्फ्लेशन से। द रीजन इज दैट कि उनकी इनकम फिक्स होती है, इन्फ्लेशन होने के नतीजे में उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। इन्फ्लेशन होने का मतलब है कि कीमतों का बढ़ जाना। तो जब कीमतें बढ़ जाती है तो उनकी इनकम तो फिक्स होती है, तो उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। इसलिए जो फिक्स इनकम रिसीवर है वो ज्यादा अफेक्ट होते हैं इन्फ्लेशन से। और दूसरा है सेवर्स। इसके अलावा सेवर जो है वो इन्फ्लेशन से ज्यादा अफेक्ट होते हैं, सेविंग करने वाले। मतलब सेविंग करेंगे, हम पैसे रखेंगे, तो जितना इन्फ्लेशन होगा, 10% हुआ है, 15% हुआ है, उतनी ही सालाना वैल्यू आपकी मनी की डाउन होती जाएगी। रियल टर्म्स में आपने लाख रुपए सेव किया, वो लाख रुपया ही रहेगा। सॉरी, नॉमिनल टर्म में आपने लाख रुपए सेव किया है, वो लाख रुपए रहेगा, लेकिन रियल टर्म्स में उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। कितनी डाउन हो जाएगी? जितना इन्फ्लेशन होगा उतनी उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। आपने पुराने लोगों से सुना होगा कि भाई पैसे ऐसे नहीं रखने। आपके घर वाले बात करते होंगे, इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं जानते, लेकिन चूंकि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, ये रोजमर्रा की जिंदगी से मुतल्लक है, तो वो जानते, वो कहते पैसे ऐसे नहीं रखने, इनकी वैल्यू डाउन होती जाएगी। इट मीन कि जितना इन्फ्लेशन होगा उतनी इनकी वैल्यू डाउन होती जाएगी। तो सेवर्स जो है वो इन्फ्लेशन से ज्यादा अफेक्ट होता है। तो ऑब्वियसली अगर इन्फ्लेशन नहीं होगा तो फिर आप सेविंग कर सकेंगे, क्योंकि उनकी वैल्यू डाउन नहीं होगी। एंड थर्ड वन इज क्रेडिटर, लोन देने वाला। चाहे वो बैंकर है, चाहे वो आप है। आप अपने दोस्त को लोन दे रहे हैं, या बैंकर जो है वो अपने कस्टमर को लोन दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैंकर लोन देता है अपने कस्टमर को 20% इंटरेस्ट रेट पे, तो ये 20% नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है और अगले साल के लिए देता है ना लोन, अगले साल। और उस साल इन्फ्लेशन एंड पे पता चलेगा इन्फ्लेशन होता है जी 10%, तो इट मीन कि उसका रियल इंटरेस्ट रेट उसने कितना अर्न किया? 10%। रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन। रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन। तो जितना ज्यादा इन्फ्लेशन होगा उतना ही उनका रियल मार्कअप कम होता जाएगा। देखिए, नॉमिनल मार्कअप तो वो 20% ही ले रहे हैं, लेकिन रियल टर्म्स में कितना वो मार्कअप ले रहे हैं? जितना इन्फ्लेशन होता जाएगा उतना ही उनका रियल टर्म्स में मार्कअप कम होता जाएगा। तो क्रेडिटर्स जो है वो इन्फ्लेशन से हर्ट होते हैं। अब बैंकर की एग्जांपल ली, इसी तरह हम अपनी पर्सनल एग्जांपल भी ले सकते हैं। अगर हमने अपने फ्रेंड को किसी को लोन दिया है विदाउट इंटरेस्ट या इंटरेस्ट के साथ दिया है, अगर इंटरेस्ट ले रहे हैं आप, तो ऑब्वियसली जितना इन्फ्लेशन होगा उतना ही आपका मार्कअप कम होता जाएगा। और अगर आपने विदाउट इंटरेस्ट रेट दिया है आपने, तो जितना इन्फ्लेशन हुआ उतनी वैल्यू ऑफ मनी डाउन होगी। आपने लाख रुपए अपने दोस्त को दिया, अगले साल वो रिटर्न करेगा, तो अगर इन्फ्लेशन 10% होता है तो वो नॉमिनल टर्म्स में तो 1 लाख ही वापस कर रहा है, लेकिन रियल टर्म्स में उसकी वैल्यू 90,000 के इक्वल है। सो क्रेडिटर्स आर मोस्टली अफेक्टेड बाय द इन्फ्लेशन। Who is unaffected or helped by inflation? फ्लेक्सिबल इनकम रिसीवर, बिजनेसमैन, मतलब उन्होंने अपने प्रॉफिट की परसेंटेज फिक्स की होती है कि हमने इतने % प्रॉफिट जो है वो लेना है, तो कीमतें बढ़े या कम हो वो इतना ज्यादा अफेक्टेड नहीं होते, क्योंकि उनका प्रॉफिट भी वो इंक्रीज होता जाता है। कीमतें बढ़ेंगी उतनी प्रॉफिट की शरह भी जो है वो इंक्रीज करते जाते हैं। इसी तरह डेटर जो कर्जा लेता है वो फायदे में गालबन रहता है। देखिए आप कि जितना ज्यादा इन्फ्लेशन होगा उतना ही उसे रिटर्न करना आसान होगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन होती जाएगी।
अगर तो उसने बैंक से लोन लिया है तो जितना ज्यादा इन्फ्लेशन होगा तो उतना ही रियल मार्कअप जो वो उनको पे कर रहा है, रियल इंटरेस्ट रेट जो उनको पे कर रहा है वो कम होता जाएगा। जितना इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जाएगा, रियल इंटरेस्ट रेट जो वो पे कर रहा है अपने लोन पे वो कम होता जाएगा, तो उसको तो फायदा है। और अगर उसने किसी फ्रेंड से लोन लिया है फिर तो मौजे हैं, क्योंकि 1 लाख रुपए लोन लिया है, अगले साल या 2 साल बाद वापस करना है, तो जितना इन्फ्लेशन होगा उतनी उसकी रियल टर्म्स में वैल्यू डाउन हो चुकी होगी, उतनी वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन हो चुकी होगी, तो डेटर भी जो है वो इन्फ्लेशन के नतीजे में फायदे में रहता है। These are the handouts of today's lecture from the book of economics by McConnell, Brew and Flynn, chapter 26, business cycle, unemployment and inflation, and chapter 29, aggregate demand, aggregate supply. यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर फ्लेक्सिबल इनकम रिसीवर का ये बताया जाना दोबारा से। फ्लेक्सिबल इनकम रिसीवर मतलब बिजनेसमैन, ठीक है, उनकी इनकम फिक्स नहीं है, वो सैलरीड पर्सन नहीं, सैलरीड पर्सन के अलावा है बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन जो है वो इन्फ्लेशन से इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने प्रॉफिट की परसेंटेज फिक्स की होती है कि हमने 20% प्रॉफिट कम से कम चार्ज करना है हर चीज पे, जो सेल करनी है चीज उस पे हमने 20% प्रॉफिट चार्ज करना है। तो वो चीज 100 की थी 150 की हो गई है, ठीक है, तो वो 20% उन्होंने चार्ज करना है। वो 100 वाली 120 की बेच रहे थे और अब 150 वाली जो है वो 180 की बेचेंगे, उनकी प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो फिक्स है, तो वो इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं होते। क्लियर है बेटा? जी सर। जी कोई और क्वेश्चन है किसी का तो वो मुझसे पूछ सकता है।